चलो तो आज फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोगों के 9th स्टैंडर्ड का ये बायोलॉजी वाला पार्ट है। जैसे अभी हम लोगों ने जो इसके प्रीवियस क्लास की, उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके केमिस्ट्री का हिस्सा है। तो वैसे ही अभी आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वाई डू वी फॉल इन, नो डाउट आप साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, बट साइंस की किताब में भी अलग अलग विभाजन होते हैं। तो उस विभाजन में आप लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, हम लोगों की जो पढ़ाई हो रही है वो बायोलॉजी की हो रही है। आज हम लोग वाई डू वी फॉल इन को एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर स्टार्ट करेंगे। मतलब जस्ट हम एक समरी लेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है, क्या क्या टॉपिक्स के साथ हम लोगों को डील करना है। ठीक है, और उसके अलावा स्टार्टिंग का बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, दैट्स ऑल। बराबर, ओके। तो फिर कंटिन्यू करते हैं वाई डू वी फॉल इन वाले टॉपिक के साथ। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है इल, पहले तो इस इल वर्ड का मतलब समझो और उसके बाद चैप्टर के इन डेप्थ डिस्कशन में हम लोग घुसते हैं। तो इल का बेसिकली मतलब होता है बीमार पड़ना। ठीक है, इल वर्ड का मतलब होता है बीमार पड़ना। तो चैप्टर आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर हम लोग इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंक्लूडिंग एनिमल्स, इंक्लूडिंग प्लांट्स, हम लोग क्यों बीमार पड़ती हैं। अभी जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे मलेरिया क्यों हुआ, ठीक है, ये छोड़ दो भैया, मेरे को बस ठीक कर दो, मेरे को ठीक कर दो। तो गवर्नमेंट कैसी करती है, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है। जो कचड़े वाली गाड़ी आती है, उस कचड़े वाली गाड़ी को वो क्या करती है, बोलती है, उससे बुलवाती है कि कहीं पर भी पानी को जमा होने ना दें, है ना। आप कोई पुराना टायर, कोई कूलर का वो कहते हैं ना पानी वाला, या फिर कोई मटका या कोई गड्ढा, जहाँ पे भी पानी जमा हो सकता है उस जगह पे पानी जमा होने मत दें। रेडियो के फॉर्म में, टेलीविज़न के फॉर्म में अलग अलग मोड से लोगों को जागरूक किया जाता है। क्यों किया जाता है जागरूक? ताकि वो बीमार ना पड़े। मतलब अगर आप एक बार बीमार पड़ जाते हो तो बीमार पड़ने के बाद नो डाउट आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप चीज़ों को, अपनी बॉडी को ठीक कर लोगे, बट उस एंटायर पीरियड में जब आप बीमार पड़े तब क्या हुआ, आपके फैमिली वालों को परेशानी उठानी पड़ी, मेंटल, है ना, कि अरे मेरा बच्चा हाय बीमार हो गया, अरे मेरे पापा भी बीमार है, इस टाइप की सिचुएशन, है ना। इमोशनल एक इंसान हो जाता है कि अरे यार मैं बीमार हूँ। उस दौरान जब वो बीमार होता है उसके कई इम्पॉर्टेंट काम छूट जाते हैं, है ना। तो ऐसे केस में बीमारी इज नेवर अ गुड ऑप्शन, वो कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती, मेंटली, फाइनेंशियली एंड सोशली ऑल्सो समटाइम्स। तो बीमार क्यों हुए, अगर हमको ये पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मलेरिया आखिर हो कैसे रहा है, डेंगू कैसे फैल रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि डेंगू को फैलने के लिए, बचाने के लिए मैं वो सारे नेसेसरी प्रिकॉशनरी स्टेप्स को मैं लूँगी ताकि मैं बीमार ही ना पड़ूँ। तो ये आपसे ये चैप्टर बताना चाह रहा है, ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप इस चैप्टर से सीख सको कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बीमारी। ठीक है, अगर हमको पता होगा कि ये बीमारी इस वजह से होती है, राइट, ऐसे होती है, बराबर, तो हम लोग अपने आप को उस पर्टिकुलर बीमारी से बचा सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का मतलब है। और इस चैप्टर में आप अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कुछ आप लोग पढ़ोगे एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज़ क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए जब आप जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हो। देखो कैसा है, मेरे को अभी जैसे 2021 चल रहा है, राइट। 2018 एंड 19 के आसपास, 19 तो नहीं, 18 के आसपास, 17-18 के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई थी, बहुत ज़्यादा खांसी। मतलब कोई कफ नहीं निकलता था मेरी खांसी से, बट मैं खांसती रहती थी। और एक बार अगर मेरी खांसी शुरू हो जाए तो मेरी तो समटाइम्स सांस भी अटक जाती थी, फिर उस वक्त मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग डॉक्टर्स को, ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया
कि मेरे को ठीक करो, अलग अलग ब्रांड्स के कफ सिरप्स पिए, है ना। ऐसा नहीं कि खुद जाके मार्केट से मैं लेकर आई, डेफिनेटली नहीं, बट मुझे कहीं से रिलीफ नहीं मिला। फिर फाइनली जाकर मेरा गला बैठ जाता था, सोचो मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलती थी, ये सीन था मेरे साथ। तो फाइनली 2 साल के बाद मुझको ये डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर, अपने बहुत ही प्यारा सा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट का, वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो एक बार वहाँ ट्राई किया जाए, क्योंकि जब मेरे भाई को डेंगू हुआ था तब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों के पास इकलौता ऑप्शन था वहाँ के एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड का, वहाँ मिल रहा था एक। तो उस वक्त मैंने देखा था कि बहुत ही पॉश, बहुत ही क्लीन हॉस्पिटल था, लता मंगेशकर हिंगना में। तो उस हॉस्पिटल में मैंने गया, वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरा जैसा सुना कि अरे पुराने डॉक्टर्स के, उन्होंने देखे कि ये टेस्ट हुआ है, वो टेस्ट हुआ है, इस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए, पूरी रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने मेरा एक टीबी का टेस्ट करवाया, ट्यूबरक्लोसिस, कि कहीं मुझे कोई टीबी की बीमारी तो नहीं हो गई है, जो कि भगवान की अच्छी बात है, मैं निगेटिव आया, टीबी वगैरह मुझे कुछ नहीं था। उसके बाद जब उनको फिर भी ये टीबी नहीं है, तो उन्होंने पूरा का पूरा मेरे चेस्ट का एक्सरे करवाया कि कहीं कुछ अंदर से दिक्कत तो नहीं है, वो भी नॉर्मल आया। फिर उन्होंने पता नहीं ये क्या तो टेस्ट होता है जिसमें फूक करके फूक मारना पड़ता है, और मॉनिटर में स्क्रीन में ऐसे ग्राफ बन के आते, ताकि इससे पता चलता है कि आपकी लंग्स की अभी ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी है वगैरह वगैरह, वो भी मेरा नॉर्मल आया। फिर उन्होंने फाइनली मेरे मुंह के अंदर एक एंडोस्कोपी था शायद, राइट, कि मेरे मुंह के अंदर मुझसे करवाया था, जो अपने 2 मुंह के अंदर जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों से एक वायर मेरे गले के अंदर कैमरा वो लोग डाले थे, ये देखने के लिए कहीं मुझे थ्रॉट कैंसर तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। ठीक है, ये पूरे मेरे टेस्ट हुए, सब कुछ एकदम डेप्थ, क्योंकि उनको एक्चुअली में नहीं दिख रहा था कि इतने सालों तक खांसी ठीक नहीं हो रही है, इतने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मेरा थायराइड से लेकर मेरा सब, मतलब ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा जो मेरा नहीं करवाया गया था। फाइनली जब उन्होंने कैमरा डाला मेरे मुंह के अंदर, तब उन्होंने ये देखा कि मेरी जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, मेरी जो वोकल कॉर्ड है, वॉइस जहाँ से आती है, वो फूल गई है। ठीक है, और क्योंकि मेरी वोकल कॉर्ड फूल गई है और वो ठीक नहीं हो पा रही थी, मतलब अगर आप किसी भी बीमारी को प्रॉपर मेडिसिन नहीं दोगे, मान लेते हैं आप गए मेडिकल स्टोर में, आपने जाकर बोला कि भैया मुझे सर्दी है, ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोग, मैं और अंकित एक पर्टिकुलर जगह पे गए थे अच्छे से घूमने, हमने वहाँ पे बोटिंग की, हम पूरे भीग गए, डैम था बहुत बड़ा, राइट। तो उसमें मेरे को तो खैर कुछ नहीं हुआ, बट उनको सर्दी पकड़ ली, बड़ी सी भयानक सी। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि हमने मेडिकल वाले से बोला कि भैया मेरे को दवाई दे दे, उसने दवाई दी, हमने दवाई कंज्यूम की, लेकिन ऑलमोस्ट कितना आपका पूरा का पूरा 1 वीक होने में आ गया था। 1 वीक में ऊपर लगा रहा हूँ अभी, ठीक है ना, पूरा 1 वीक होने में आ गया, वो सर्दी की थी। फिर जब अपन ने उसने प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को कंसल्ट किया, तब उसने बताया कि वो चीज़ एलर्जी थी, फिर उसने प्रॉपर मेडिकेशन दी, फिर वो ठीक हुई। तो कैसा होता है, जब भी हम कोई दवाइयाँ इस तरीके से ले लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए, हमें लगता है तो नॉर्मल है, फिर अगर आपको ऐसा लगे कि ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, डॉक्टर उसकी रूट कॉज देखता है, और रूट कॉज पता करने के बाद ये पता चलता है कि अच्छा इसकी ये दवाई है, फिर जब आप वो दवाई खाते हो ना, तब आप 100% तरीके से ठीक होते हो, तब आप 100% तरीके से ठीक होते हो, ध्यान रखना, अदरवाइज आप ठीक नहीं होगे। फिर आप क्या होगा, मेडिकल स्टोर से आपने दवाई खाई, फिर आप थोड़े दिन ठीक हो जाओगे, फिर आप बीमार पड़ जाओगे, ऐसा होने लगता है। तो मेरे साथ ये रिपीटेडली हो रहा था। तो जब कभी किसी डॉक्टर ने मेरे मुंह के अंदर, भले ही मैंने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाई थी, किसी ने मेरे मुंह के अंदर कैमरा आज तक नहीं डाला था, पहली बार उस हॉस्पिटल में डाला गया, तब उनको दिखा कि जो मेरा वॉइस बॉक्स है, जो मेरा वोकल है एरिया, वो पूरा स्वॉलन है, एकदम खतरनाक फूल गया है, उन्होंने मुझको दिखाया था। तो उन्होंने फिर उसका मेडिकेशन किया, उसको ठीक किया, फिर उसको ठीक करने के बाद, ठीक है, उसको ठीक करने के बाद फ्रॉम 2018 से लेकर 2021 तक मुझे एक बार भी वो वापस से खांसी नहीं हुई, वापस से गला नहीं बैठा। तो कैसा होता है, अगर डिसीज़ को सही टाइम पे एग्जैक्टली पता लगा लो, तो एक्चुअली में वो भयानक रूप लेने से बच जाती है।
तो इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि 2 टाइप की डिसीज़ को हम लोग मेजरली कैटेगराइज करते हैं, क्रोनिक डिसीज़ एंड एक्यूट डिसीज़। मतलब अगर कोई डिसीज़ अभी छोटे लेवल पर है, ठीक है, जो कि कुछ महीनों के या कुछ हफ्तों के मेडिकेशन के बाद अगर वो ठीक हो जाएगी, देन इट विल बी टर्म्ड एज एक्यूट। बट अगर मान लेते हैं कभी कभी डिसीज़ ऐसी हो जाती है हम लोगों को, अब ड्यू टू इग्नोरेंस बोलूँ मैं, या फिर मैं ये कहूँ कि क्या कर सकते हैं, भगवान ने कर दिया, डिसीज़ दे दी, तो वो हमारी ज़िंदगी भर वो डिसीज़ हमारे साथ चलती है क्रोनिक हालत में। अगर मैं वो डिसीज़ को ऑन टाइम ठीक नहीं कराती, अगर मैं उस वक्त वो डॉक्टर्स ने प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं किया होता, तो मेरा जो ये वॉइस बॉक्स है पूरी तरीके से डैमेज हो गया होता और मेरी आवाज़ चली गई होती। अगर मैंने इस चीज़ को कुछ साल और अगर इग्नोर किया होता, थोड़ा थोड़ा दवाई खाते खाते, है ना, वो तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर्स को नहीं दिखा रही थी, मैं दिखा रही थी, बट स्टिल प्रॉपर दवाइयाँ मुझे नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक पूरा नॉर्मल है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्रोनिक एंड एक्यूट डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम उन डिसीजेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो इन्फेक्शियस हैं और कुछ जो नॉन इन्फेक्शियस हैं। जैसे कि मेरा गला फूल गया था, मेरी आवाज़ बैठ गई थी, ये एक ऐसी डिसीज़ है जो मेरे तक ही रहेगी, मेरे से कभी भी मेरे साथ रहने वाले लोगों में नहीं फैलेगी। राइट, मेरे साथ अगर तुम पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज़ बैठी तो तुम्हारी आवाज़ ही बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। बट अगर मान लेते हैं अभी जैसे कोविड वाला सब कुछ चल रहा है, खैर अभी तो मार्केट में नया नया वायरस उतरा है, एमरिकॉन, राइट, तो ये जो डिसीजेज होती हैं कम्युनिकेबल होती हैं, ये फैलती हैं, तो हमें ऐसी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। अगर कोई डिसीज नॉन इन्फेक्शियस है तो कोई टेंशन नहीं है हमको, अच्छा ठीक है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन नहीं फैलेगी ना, ओके। बट अगर कोई डिसीज इन्फेक्शियस है तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन कैसे फैलेगी। जैसे तुम लोगों ने अगर टीवी में ऐड देखे हैं, स्पेशली जिन लोगों ने डीडी नेशनल, दूरदर्शन ये देखा है, देखना टीवी में ऐड आता था एड्स नामक बीमारी को लेकर। मैं बता दूं अभी भी लोगों के बीच में एड्स नामक बीमारी को लेकर जागरूकता बहुत कम है। लोगों को अभी भी लगता है कि छूने से, साथ में बैठने से, एक दूसरे के मतलब हाथ पकड़ने से, उनके साथ बातचीत करने से हमें एड्स हो जाएगा। सोसाइटी में एड्स नामक बीमारी को बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता है। तो डीडी नेशनल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को प्रोपोगेट करती थी, अलग अलग माध्यमों के थ्रू कॉलेज के स्टूडेंट्स प्ले करके गांव-गांव तक ये चीज़ पहुंचाते थे वाया एनजीओज एंड ऑल, कि एड्स कभी भी साथ में उठने बैठने, खाना पीने खाने से नहीं फैलता। एड्स तभी फैलेगा जब तुम्हारा ब्लड मेरे ब्लड में मिक्स हो जाए। अब वो मिक्स कैसे होगा? ड्यू टू एनी रीजंस। तुमने मेरा ब्लड अपने ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर लिया, मेरे द्वारा यूज की हुई सिरिंज को तुमने यूज कर लिया, तुम्हारी रेजर ब्लेड को मैंने यूज कर लिया, तब फैलेगा। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा तब फैलेगा। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी डिसीज के फैलने का कॉज पता चल जाए कि वो कैसे कम्युनिकेट होती है, कैसे वो आगे फैलती है, तो हम क्या करेंगे, उन कामों को नहीं करेंगे, तो उससे हम बच सकते हैं। यानी कि अगर मुझे पता है कि एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, तो एक इंसान इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करेगा, उसके साथ ब्लड वाला कांटेक्ट या उसके सिरिंजेस जिससे उसकी बॉडी के अंदर का ब्लड हमारी ब्लड से कांटेक्ट में आ जाए, ऐसा कोई भी काम अवॉइड करेगा तो वो बच सकता है। बट उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ पानी पीने से आपको एड्स नहीं होगा। अगर किसी बंदे को टीबी है, लेट्स से अगर मुझे टीबी निकल जाती, तो मैं बता रही हूँ 5 से 6 महीना मुझे पढ़ाना बंद करना पड़ जाता। क्यों? क्योंकि जब मैं खांसती अगर मुझे होती तो ठीक है नहीं, ऐसा गलत मत फैला लेना कि मैडम को टीबी है। खैर अगर मेरे को 2-3 साल पहले मेरी टीबी पॉजिटिव आ जाती तो मुझे पढ़ाना बंद करना पड़ता, क्योंकि जब मैं पढ़ाती तो मेरे मुंह से वो जो क्या कहते हैं जो भी निकलते होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एयर में फैलते और उस एयर में जो भी बच्चे पढ़ रहे होते उनको भी इफेक्ट होता। फिर ऐसे में तुम मेरे साथ बात नहीं कर सकते थे, तुम मेरे से दूर रहते, मेरे रुमाल रख के मेरे से बात करते। क्यों?
क्योंकि वो वायरस एयर के थ्रू फैल रहा है, ये बीमारी एयर के थ्रू फैल रही है। तो अगर हमें पता चल जाए कि कौन सी बीमारी किस मोड के वाया फैलती है, तो हम उस तरीके से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बता दूं मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी में पूरे टेस्ट हुए हैं, एकदम कूट के हुए हैं, उस वक्त के बाद से तो मैं हर 6 महीने बाद जाती हूँ भैया लता मंगेशकर, पूरी बॉडी का चेकअप करा के आती हूँ। एक टेस्ट हुआ है मेरा, हाँ, जब से ये कोरोना वायरस आया है 2020, तब से मैंने हॉस्पिटल नहीं गई, मैं डर के मारे कि हे भगवान क्या हो जाएगा, बट उससे पहले तक मैंने पूरे टेस्ट करवाए हैं, एकदम परफेक्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी कम नहीं। तो ऐसे केस में अगर मान लेते हैं मुझे डायबिटीज़ है, तो मेरी डायबिटीज़ तुम्हें थोड़ी ना हो जाएगी, है ना, मेरी डायबिटीज़ तुम्हें थोड़ी ना हो जाएगी फिर। तो सम डिसीजेज आर नॉन कम्युनिकेबल, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट, ओके। और उसके अलावा ये देखो, जैसा मैंने बात किया कि कोई भी डिसीज़ अगर इन्फेक्शियस है तो वो इन्फेक्शियस डिसीज़ का एजेंट क्या है, मतलब पानी से फैल रही है, ठीक है, आप लोगों के मिट्टी से फैल रही है, धूल से फैल रही है, किस चीज़ से वो फैल रही है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप उस डिसीज़ से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो। और अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर लिया तो आप बीमारी से बच सकते हो। ये हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर बेसिकली एक अवेयरनेस चैप्टर है, जो आपको ये बताएगा कि आपके आजू बाजू जो आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां दिखती हैं, वो अलग अलग प्रकार की बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक बीमारियां, आप कैसे उनसे फाइट आउट कर सकते हो, कैसे उनसे बच सकते हो, है ना, राइट, ओके। और यही हम लोगों ने बातचीत की कि अगर हमें मीन्स पता चल जाए, अगर हमें मोड पता चल जाए, ओके। उसके अलावा फिर हम लोगों को कुछ हमारी बॉडी के बारे में जानना है, राइट, हमको कुछ हमारी बॉडी के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि हमारी बॉडी में कैसे, डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं बीमार हो जाने के बाद, तो डॉक्टर किस तरीके से हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट करता है ना। मतलब डॉक्टर के पास अगर आप गए, जैसे मान लेते हैं एक पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसके कुछ बॉडी के पार्ट्स लेट से डैमेज आउट हो गए, तो खून वून बह रहा है, अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जो उसको दिख रहा है कि ब्लड लॉस हो रहा है ना, वो सबसे पहले उस ब्लड लॉस को रोकेगा ताकि फर्दर और ब्लड लॉस ना हो। फिर उसके बाद वो उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करेगा कि उसके कौन से बॉडी ऑर्गन्स में क्या क्या डैमेजेस आए हैं और फिर उनको कैसे ठीक करना है। कभी डॉक्टर ये तो करेगा नहीं कि अरे ब्लड जाता है जाने दे, मेरे को तो फिलहाल अभी इसके ऑर्गन ठीक करने, ऐसा होता है कि कभी नहीं होता, बराबर, ऐसा होता है कि कभी, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। तो एक्चुअली जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो आपका जो करंट स्टेटस है, अगर आपको बहुत तेज बुखार है तो सबसे पहले वो आपका बुखार को लोअर डाउन करेगा ताकि आपको अच्छा लगे, राइट। उसके बाद फिर वो आपको टेस्ट कराएगा, एग्जामिन करेगा, आपकी बीमारी का कॉज ढूंढेगा ताकि आपकी बीमारी को कंप्लीटली क्या किया जा सके, गायब। तो जब भी हम किसी डिसीज़ के होने के बाद अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उसके नियम कायदे होते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करना है, वो पहले इसको उसके सिम्टम्स को ट्रीट करना है, फिर उसकी बीमारी को जड़ से उखाड़ना है, इन सब पे वो बातचीत करता है। फिर हमको इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, देखो पहला उसका प्रिंसिपल डॉक्टर का क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, और दूसरा उसका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। खैर ये सब हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि आखिर इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे वर्क करता है, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जब हम कोई वैक्सीन लेते हैं, जैसे कि अभी इंडिया में जितने भी 18+ वाले लोग हैं, सब ने कोविड की वैक्सीन लेनी चाहिए। मैंने तो ली है, दोनों डोज मेरे हो चुके हैं, अंकित ने भी ली है, दोनों डोज हम लोगों के हो चुके हैं कंप्लीट, हमारी पूरी फैमिली फुल्ली वैक्सीनेटेड है। बट मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, स्टिल पढ़े लिखे हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि झोला छाप है, बहुत हाईली अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, बहुत अच्छे अभी स्टेटस पे काम कर रहे हैं, दोनों पेयर ने, हस्बैंड वाइफ के पेयर ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया। आई डोंट नो क्यों, मतलब हमारे ही एक रिलेटिव है, बट आई डोंट नो वाई। उनसे अगर आप पूछो तो कुछ जवाब भी नहीं देते हैं, कुछ आइडिया भी नहीं है, बट उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। खैर, वैक्सीन लेना चाहिए अगर आपके घर में भी कोई है, जैसे किसी को लगता है, मिथ है कि वैक्सीन लेने से आप क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस दिन पहला डोज लेकर आई थी मेरी वैक्सीन का, उसके डोज लेने के आधे घंटे के अंदर ही मुझको बुखार चढ़ गया था तुरंत। मतलब मैंने डोज ली थी करीब 2:30 बजे के करीब, 2:30 या 3 बजे के करीब। घर आते आते मुझे 4 बज गए थे। 4 बजे से मुझे हल्का हल्का फीवर हुआ था और रात मेरी पूरी एकदम खतरनाक फीवर से तपते हुए निकली थी, पूरी रात खतरनाक। अगले दिन भी मुझे कंटिन्यू रहा फीवर, तीसरे दिन भी मुझे फीवर कंटिन्यू रहा, चौथे और 5वें दिन मेरी बॉडी में मुझे थोड़ा ठीक लगा। सेम डे अंकित भी वैक्सीन लेने गए थे, उनको उस दिन कुछ नहीं हुआ, उनको सेकेंड डे और थर्ड डे रहा फीवर। मेरा भाई भी उसी दिन वैक्सीन लेने गया था, उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसको एक ढेला दर्द नहीं हुआ, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं हुआ। सोचो, दूसरा मेरा भाई है, उसको तो कोविड हुआ था, उसके कोविड के फ्यू मंथ्स बाद उसने वैक्सीन ली, उसने भी जब वैक्सीन ली उसको भी कुछ नहीं हुआ, बट मुझको बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ऐसे में डर के मारे कि बहुत तेज बुखार आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको लेना है वैक्सीन। तो वैक्सीन लेने के बाद, लेकिन मैडम आपको ये बुखार आया था, या फिर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बुखार आया, जिनकी बॉडी में पेन हुआ, खतरनाक स्वेटिंग हुई, ऐसा आखिर क्यों हुआ और वैक्सीन लेने से किस तरीके से हमारी बॉडी प्रिवेंट होगी, ये भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, और हम ये भी पढ़ेंगे कि इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन देने की शुरुआत पहली बार कहाँ से और कैसे हुई। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर का एक बेसिक इंट्रो दे दिया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों से हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो ये एक तरीके से चैप्टर को हमने इन शॉर्ट रिविजिट कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि चलो ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है हमने, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं और हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन कर लेते हैं और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कल की क्लास से। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कर लेते हैं। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी हेल्थ। आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर सेहत है तो सब कुछ है। अब देखो, जिनके पास हेल्थ होती है अच्छी, हट्टे कट्टे, अगर आप उनको बोलोगे ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो क्या बोलेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो मैं घर नहीं ले सकता, घर नहीं है तो मैं गाड़ी नहीं ले सकता, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, मैं खाना नहीं खा पा रहा, क्या करूँ मैं इस हेल्थ का। जिनके पास हेल्थ है, अगर आप उनको ये बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी होना ज़रूरी है, यानी कि पैसा, ताकि मैं अपनी हेल्थ को इंजॉय तो कर सकूँ। सही बात है ना यार, बताओ, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी हेल्थ है, बट अगर आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को, मैं ये नहीं कह रही कि इंजॉयमेंट सिर्फ पैसे से होता है, बट रियल तुम इतने कोई छोटे बच्चे नहीं हो, रियलिटी तुमको भी पता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ जानी, कहीं घूमना है, कुछ खरीदना है, कुछ खेलना है, कुछ कूदना है, यू हैव टू पे, उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है, राइट। खैर, जिनके पास बहुत वेल्थ है, अगर आप उनको बोलोगे वेल्थ तो नहीं यार भैया, हेल्थ होना मतलब वेल्थ है आपके पास, कितनी अच्छी बात है, तो पता है वो आपको क्या बोलेंगे, पैसा कोई काम नहीं आता, देखो ना मेरे घुटने में कितना दर्द है, देखो मेरे को ये, देखो मेरे को वो। मतलब जिस इंसान के पास जिस चीज़ की कमी होती है उसको वही चाहिए होती है। बट ऑब्वियस है कि देखो, कोई भी अपनी हेल्थ जानबूझ के ख़राब नहीं करता। जब आप छोटे रहते हो, जिस दिन से आप पैदा हुए हो टिल नाउ, आपके मम्मी पापा आपको प्रॉपर तरीके से पाल रहे हैं, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा माहौल मिले। अब माहौल देखो, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ का मतलब होता है खाना, अच्छा खाना, अच्छा खाना, अच्छा खाना। मैं सीरियसली बताऊँ, मेरी अपब्रिंगिंग कोई ऐसी नहीं हुई है कि एकदम ड्राई फ्रूट के डब्बे पड़े हैं मेरे घर में और मैं ड्राई फ्रूट और फ्रूट खाए जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान अगर हेल्दी है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि नहीं, उसने तो फल खाए होंगे, फूल खाए होंगे, काजू किशमिश बादाम खाए होंगे, दूध वूध पिया होगा, तो ऐसा नहीं होता। हेल्थ, ये जो वर्ड है ना, इस हेल्थ का मतलब
आप सिर्फ खाने से मत लो कि एक इंसान अच्छा खा रहा है तो ही वो एक हेल्दी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मैं देखो तुम्हें बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। हमारे घर के पास अभी एक बच्चा है, 4 साल का वो लड़का है, 4 या 5 साल का होगा। उसकी अभी रिसेंटली वो कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट होकर आया है, बराबर। क्या हुआ है उसको बताओ? उसको हुई है डायबिटीज़। तुम्हें लगेगा मैडम डायबिटीज़ में इंसान एडमिट? हाँ, अभी मेरी दादी 15 डेज से हॉस्पिटल में एडमिट थी। रीज़न डायबिटीज़। उनकी डायबिटीज़ 400 के रेंज में पहुंच गई थी, बराबर। मेरी दादी ने हाय तौबा मचा दी, हाय मेरे पाँव दुख रहे, हाय मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा, ये मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, पूरा घर सर पे उठा लिया। अब वो जो बच्चा जो 4 साल का है, अभी मेरी दादी तो 60-70s की है, जो बच्चा अभी 4 से 5 साल का है, तुम्हें पता है उसकी डायबिटीज़ का लेवल क्या था? 800। इमेजिन करो, मेरी दादी ने 400 की डायबिटीज़ में घर ऊपर उठा लिया सर पर, और वो बच्चा 700 to 800 की डायबिटीज़ से 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था। और अभी ऐसा नहीं है, अभी वो घर आ गया है, बट अब पता है उसकी लाइफ कैसी हो गई है? रोज दिन में खाना खाना, दोपहर में अपन खाना खाते हैं ना, वैसे ही शाम को भी अपन खाना खाते हैं। दिन में 2 बार उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगता है, और ये दिन में 2 बार इंसुलिन के इंजेक्शन अब उसको लाइफ टाइम लगते रहेंगे। प्लस उसके ऊपर खाने की रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो लड़का अभी ज़्यादा चावल नहीं खा सकता, रोटी एकदम व्हीट वाली नहीं खा सकता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, कोई शुगर प्रोडक्ट नहीं खा सकता, फ्रूट्स में बहुत कुछ फ्रूट्स नहीं खा सकता, कुछ ये नहीं, केक नहीं खा सकता, ये नहीं खा, चॉकलेट्स नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। सोचो, मात्र वो लड़का अभी 4 से 5 साल का है, बट उसको इतनी भयानक, क्या कहते हैं, आई थिंक इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, टाइप 1 डायबिटीज़ उसको हुई है। मेरी दादी को तो फिर भी उन्होंने ठूस के गुलाब जामुन खा लिए थे, इसीलिए उनका डायबिटीज़ शुगर लेवल बढ़ गया था, दिवाली में बहुत खानी थी उन्होंने। लेकिन सोचो, छोटे से बच्चे को अभी ये डिसीज़ हुई है, तो ऐसा नहीं होता। बताओ, जो 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे क्या खाते हैं? तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर में अगर कोई बच्चा होगा, तुम बताओ, जब बच्चे 1 या 1.5 साल के होते तब तक तो सिर्फ दूध पीते हैं, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं। मतलब उसने ऐसा, उसके मम्मी पापा ने उसको सब अच्छा दिया होगा, फिर वो क्यों बीमार पड़ा? तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आप कुछ बेकार खाते हो या फिर आप कुछ कम खाते हो, आप ज़्यादा नहीं खाते हो तो इसकी वजह से बीमार पड़ते हो। कुछ बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी माल फंक्शनिंग की वजह से भी हो जाती है। मतलब प्रॉपरली अगर वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो भगवान की तरफ से उसको वो मिला, क्या कर सकते हैं अपन, है ना। 5 साल के बच्चे को बताओ इतनी बड़ी डायबिटीज़ हो गई, है ना। तो ऐसे केस में ये चीज़ें, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है गुड फूड, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता गुड फूड। कई लोगों को ऐसा लगता है हेल्थ का मतलब है कि गुड फूड खाओ। गुड फूड के अलावा हेल्थ का मतलब होता है कि आप जिस माहौल में रह रहे हो, जो आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, वो हेल्दी होना चाहिए। आपके घर के आजू बाजू नीटनेस, टाइडीनेस, क्लीनलीनेस होनी चाहिए। बाजू से नाला बह रहा है, वहाँ पे सुअर वुअर घूम रहे हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, गाय गोबर करके जा रही है, कीचड़ बन रहा है, ऐसी जगह पे ये भी एक अच्छी हेल्थ की निशानी नहीं है। ठीक है, ये भी एक अच्छी हेल्थ की निशानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी। हेल्थ डजंट मीन्स गुड फूड, हेल्थ मीन्स गुड फूड तो होना चाहिए, है ना। बट गुड फूड के अलावा आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जो आपके आजू बाजू का माहौल है, जो आपका घर है, वो भी अच्छा होना चाहिए। आप किसी ऐसी लोकेलिटी में नहीं रहने चाहिए जहाँ पे लोग आपको ये सुनते हुए दिख रहे हो कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो वर्ड होता है हेल्थ, ठीक है, इसका मतलब होता है एक ह्यूमन बॉडी की या एक एनिमल की या एक प्लांट की तो खैर अलग बात है, बट एक ह्यूमन बॉडी की, एक एनिमल की ऐसी लाइफस्टाइल जहाँ पे उसकी फिजिकल, उसकी बॉडी भी अच्छे से वर्क कर रही हो, वो मेंटली उसका माहौल अच्छा, मतलब घर में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी हेल्थ की निशानी नहीं है। ठीक है, आजू बाजू का सोसाइटी का माहौल अच्छा होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन करती हैं तब हम उसे कहते हैं कि हाँ ये चीज़ कैसी है, एक हेल्थ में।
तो डिफाइन हेल्थ की देखो, ये मैंने आप लोगों को मार्किंग करा दी है, ठीक है, ये डिफाइन हेल्थ वाले की मार्किंग है। तो आपको पता चल गया हेल्थ इज बेसिकली एक स्टेट है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे से काम करती है, फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे से काम करती है। तो अगर आपका ये सोचना है कि एक बंदा जो सुबह उठकर बहुत अच्छा खाना खा रहा है, दिन भर में काजू बादाम किशमिश खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, जूस पी रहा है, वो हेल्दी होगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो जब घर में रह रहा हो, उस घर के लोगों की आपस में पड़ती ही ना हो, झगड़ना है, बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे से जलन कर रहे हैं, तो ये भी एक गुड हेल्थ की निशानी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी जो बॉडी है उसको एक वेल बैलेंस्ड फूड चाहिए होता है, यानी कि हमारे खाने में प्रोटीन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, लिपिड्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि ये जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हमारी बॉडी ले, ठीक है। जब हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को लेती है तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, आपके नाखून अच्छे रहते हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपके बाल अच्छे रहते हैं, आपकी हाइट अच्छी बढ़ती है ना, आप हेल्दी रहते हो, सुकट्टे से नहीं लगते हो, ज़्यादा मोटू भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। जब आप कहीं गिर जाते हो, आपकी कहीं से चमड़ी उधड़ जाती है, तो वहाँ पे नई चमड़ी आती है, राइट, वहाँ पे नई चमड़ी आती है, तो वो नई चमड़ी या किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग के लिए आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके का वेल बैलेंस न्यूट्रिएंट होना ज़रूरी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचोगे कि एक हेल्दी इंसान से वही होता है जो गुड फूड खाता है। हेल्दी इंसान का ये मतलब नहीं है कि ओनली गुड फूड, हेल्दी इंसान का मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन आपका क्या है, हेल्दी। अगर आप तुम लोग घर जाओगे क्या? हाँ 2:30 बजे के आसपास। वो चाबी ले जाओ गाड़ी की। हाँ गाड़ी की नीति, तुम नहीं रहोगे तो फिर ठीक है, मेरे पास चाबी एक्स्ट्रा नहीं है, ले जा, गाड़ी की नीड नहीं है मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब तो पहले ये हो गया कि एक हेल्दी इंसान आप उसी को कहोगे जो सोशली, मेंटली और फूड वाइज तीनों तरीके से कैसा है, अच्छा है, तभी आप उसे कहोगे कि अच्छा ठीक है उसकी हेल्थ है। तो ऐसा सोचना कि हेल्थ सिर्फ और सिर्फ खाने पे डिपेंड करती है, ऐसा नहीं होता। हेल्थ वाला जो फैक्टर है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लेते हैं अभी दिल्ली है, दिल्ली की पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सोचो दिल्ली में स्कूलों को 1 या 1.5 हफ्ते की छुट्टियाँ दी गई थी, इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, बताओ। अभी मान लेते हैं वो बच्चा एक घर में है, एक लड़का, एक औरत, एक आदमी घर में है, अच्छा खाना खा रहे हैं, बट जब वो एयर को वो इनहेल कर रहे हैं तो वो वहाँ दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है, उनका सोशल एनवायरनमेंट इतना प्रदूषित है कि उनमें उनका तो कोई बेचारा कोई इंसान कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो वैसे भी देखो बेकार हो रहा है ना। तो इसका मतलब कई बार ऐसा रहता है कि कई चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं रहती। मान लेते हैं आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ कचरा गाड़ी सुबह कचरा उठाने नहीं आती, जो कि मैं बता दूँ पहले नहीं आया करती थी। तो लोग क्या करते थे, आजू बाजू का जो खाली प्लॉट होता था उसी खाली प्लॉट में कचरा फेंक देते थे। सब्जी बनाई, सब्जी के छिलके, बिस्किट खाया, बिस्किट का पैकेट वगैरह वगैरह, खाना बच गया उसको फेंक दिया। तो आजू बाजू कैसा है, कचरा फेंकने से क्या होती थी, गंदगी होती थी, उससे मक्खी बिन 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 करती थी, मच्छर पनपते थे, वही मक्खी मच्छर आपके घर में आ जाते थे, आपके जो फूड आइटम्स के ऊपर बैठते थे और वही हम खा लेते थे, तो हम बीमार पड़ जाते थे। तो एक्चुअल में हेल्थ जो है ये इस बात पे भी काफ़ी हद तक निर्भर करती है कि आप जिस सर्कल में रह रहे हो, आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हो, उसके आजू बाजू का वातावरण कैसा है। अगर वो क्लीन है तो क्लीनलीनेस काफ़ी हद तक आपके बॉडी पर भी असर डालती है, ठीक है। देखो कितना अच्छा लगेगा, अभी जैसे दिवाली की हमने जब 10 से 12 दिन की छुट्टी दी थी, हम गए हुए थे अपने मम्मी पापा के घर, कितना अच्छा लगता था, मज़े से। 10th फ्लोर पे उनका था घर, सुबह उठते थे, जो बैल्कनी थी जैसे विंडो,
उसे सुबह सुबह हम लोगों का सनराइज वहाँ से होता था, वो फेसिंग वाला था, ठीक है। तो वहाँ से सनराइज होता था, पूरा वो था आप लोगों का सराउंडेड बाय हिल्स। तो वहाँ पे पूरा हिली हिली मतलब पूरा ऐसा लगता था हिल स्टेशन आ गए हो, ठीक है। आपने थोड़ा सा अपनी गर्दन बाहर मुंडी निकाली, खिड़की जो पीछे की तरफ थी, तो पूरा गार्डन एरिया, वहाँ पे पूरे बड़े 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 पेड़, एकदम शांति, एक भी धूल का कण नहीं, मतलब आपको इतना अच्छा लगता है, फ्रेश एयर आप ले रहे हो। अब लेकिन मान लेते हैं हम लोग वापस आ गए यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे अपन सुबह उठने से पहले ही अपन को सनराइज तो नहीं दिखता, क्या दिखता है, काएं काएं पी पी, मार्केट एरिया है ना, गाड़ियों का हॉर्न, गाड़ियों की आवाज़, समझ रहे हो। तो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वो भी काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ पे असर डालता है, ठीक है। खैर, तो हेल्थ का मतलब एक ही होता है कि खाना, बिल्कुल नहीं। हेल्थ का मतलब मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, तीनों होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, डिफाइन हेल्थ। तो डिफाइन हेल्थ में आपको ऐसे लिखना है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकल, मेंटली एंड सोशली, ठीक है। बाकी यहाँ तक तो देखो मैं तुम्हें पूरा पढ़ा चुकी हूँ, एक बार यहाँ तक रीडिंग कंप्लीट करो और मुझे बताओ क्या इस पूरी बुक में ऐसा कोई पैराग्राफ है जो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 13.13 वाले सेक्शन से, ठीक है। इसको हम लोग फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे कि मैडम हेल्थ का मतलब तो समझ गया, अब ये जो वर्ड है हेल्दी और एक वर्ड होता है डिसीज फ्री, इन दोनों में आप हमको डिफरेंस बताइए, ठीक है। ये तो कल हम लोग वाले टॉपिक के साथ इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। नोट्स तो इस चैप्टर के मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, है ना। तो वो नोट्स कॉपी में नोट्स को मेंटेन रखो, बस ख़त्म करते हैं।